और तिवारी को अकेले अपने डिब्बे के सामने बैठा हुआ पाते हैं। दिलीप बाकी दो को कमरे से बाहर ले जाकर बोलता है, इसे कुछ देर के लिए उसके कंप्यूटर से दूर ले जाना होगा, फिर कंप्यूटर से युग का पता निकाल लेंगे। बब्बन कहता है, भैया जी मगर कैसे? लल्लन बोलता है, भैया जी खोया हुआ फोन लौटाने के बहाने युग का एड्रेस मांग लेते हैं। दिलीप कहता है, स्कूल में फोन लाना अलाउड है काबे, सीधा फोन जब्त करके रख लेगा। बब्बन उंगलियां घिसते हुए बोलता है, थोड़ा चाय पानी दे दें तो? दिलीप कहता है, अबे वो क्लर्क है, चपरासी नहीं। तीनों गहरी सोच में अपना सिर खुजाने लगते हैं। लल्लन दरवाजे से दफ्तर के अंदर झांकता है और भागा भागा वापस आता है। वो दिलीप और बब्बन एक साथ बोलते हैं, साले बोल। लल्लन कहता है, बाहर आ रहा है। ये सुनकर तीनों हड़बड़ाकर छुपने की जगह खोजने लगते हैं। दिलीप एक खंबे के पीछे छुप जाता है और बब्बन को छुपने की जगह मिलती है एक बड़े से गमले के पीछे। मगर लल्लन बेचारा फंस जाता है। वो भागकर दिलीप के बगल में एडजस्ट होने की कोशिश करता है, मगर पड़ती है उसको एक लात। फिर वो भागकर बब्बन के बगल में एडजस्ट होने की कोशिश करता है और पड़ती है उसको दूसरी लात। अब वो धोबी के कुत्ते की तरह न घर का रहा न घाट का। अब उसे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ छुपे। तिवारी के फुटस्टेप्स पास आने लगते हैं। वो दरवाजे के बहुत करीब पहुंच चुका है और किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। लल्लन घबराकर वहीं मुंह के बल लेट जाता है। लकीली तिवारी कमरे से बाहर निकलकर लल्लन के उल्टी दिशा में जाने लगता है। ये देखकर बब्बन दिलीप को इशारे में बोलता है, भैया जी ये तो टॉयलेट की दिशा में जा रहा है। दिलीप लल्लन को इशारे में कहता है, तुम टॉयलेट के बाहर नजर रखो, जैसे ही वो बाहर निकले हमें फोन करना, समझे? लल्लन सर हिलाते हुए अंगूठा दिखाकर तिवारी के पीछे लग जाता है। दिलीप और बब्बन तिवारी की डेस्क के पास जाते हैं और उसके कंप्यूटर को खोलने की कोशिश करते हैं। दिलीप कहता है, अरे ई का साला सिस्टम लॉक करके चला गया है बुड़बक। बब्बन कहता है, क्या पासवर्ड हो सकता है इसका? दिलीप बोलता है, नजर घुमाओ जरा डेस्क पर, अक्सर डायरी वगैरह के लास्ट पेज में ही लिखा हुआ होता है पासवर्ड। दोनों पूरा डेस्क छानने लग जाते हैं। दिलीप को तिवारी के बैग से एक डायरी हाथ लगती है और वो उसमें पासवर्ड ढूंढने लगता है। बब्बन डेस्क पर लगे स्टिकी नोट्स में पासवर्ड ढूंढता है। बब्बन एक स्टिकी नोट दिखाकर बोलता है, भैया जी ये पासवर्ड हो सकता है क्या? उस स्टिकी नोट पर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप। दिलीप कहता है, हाँ डाल के देख। बब्बन पासवर्ड टाइप करता है मगर वो गलत निकलता है। दोनों फिर से पासवर्ड खोजने लग जाते हैं। दिलीप डायरी के पन्ने पलट पलट कर देखता है और बोल पड़ता है, साला ये तो जख्मी शायर निकला बे, पंकज उदास की तरह रो दिया है। तभी बब्बन फिर से एक पर्ची दिखाकर बोलता है, भैया जी ये पर्ची पर लिखा है पप्पू की मशीन। दिलीप बोलता है, क्या पप्पू की मशीन? दिलीप ठहाके मारकर हंसने लग जाता है और किसी की नकल उतारने लगता है। इस तरफ से आलू डालो, उस तरफ से सोना निकालो, आलू सोना। बब्बन बोलता है, भैया जी ये मजाक का टाइम नहीं है। दिलीप कहता है, हाँ हो सकता है, डालकर देख, जल्दी कर। ठीक तभी लल्लन का कॉल आ जाता है। दोनों कमरे से ऐसे भागते हैं जैसे वहां किसी ने पिन निकालकर हैंड ग्रेनेड फेंक दी हो। दोनों जाकर अपनी पुरानी जगह में छुप जाते हैं। तिवारी अपना पैंट सेट करते हुए वापस आता है और कमरे में घुस जाता है। दिलीप गुस्से से खंबे को मुक्का मारने लगता है और दर्द से तिलमिला उठता है। दूसरी तरफ युग की बस मथुरा पहुंच चुकी है।
नई बस स्टैंड से ई रिक्शा पकड़कर यादव परिवार सीधे श्री राधेश्याम आश्रम पहुंचता है। ये आश्रम तीर्थयात्रियों के लिए भेंट समान है, क्योंकि हर गरीब से गरीब तीर्थयात्री भी यहाँ आश्रय पाता है, जो मन में सच्ची आस्था रखकर श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने आता है। यादव परिवार एक छोटे से कमरे में अपना डेरा जमा लेता है। कमरे में पहुंचते ही युग बिस्तर पर ऐसे कूद पड़ता है जैसे वो अंकल स्क्रूज का खजाना हो। गहरी नींद में गोता लगाने से पहले युग अपनी माँ को बोलते हुए सुनता है, 1.5 घंटे में उठ जाना बेटा, आरती देखने विश्राम घाट जाना है। आश्रम से करीब आधा किलोमीटर दूर ही विश्राम घाट है। युग आधी नींद में खुद को घसीटते घसीटते घाट तक ले जाता है, मगर वहां पहुंचते ही उसकी सारी इंद्रियां ऐसे जाग उठती हैं जैसे किसी ने उसके रिमोट की बटन दबा दी हो। युग अपने चारों ओर का नजारा देखकर मुग्ध हो उठता है और बोल पड़ता है, अरे ये मैं कहां आ गया, ये तो अद्भुत है। सूरज की आखिरी किरण सांझ होती आकाश पर सिंदूर की तरह बिखर गई है। उस आकाश की कुछ लाली यमुना के पवित्र जल पर भी प्रतिबिंबित हो रही है। नदी पर अनेक रंग बिरंगी नाव अब भी तैर रही हैं। चहचहाते पक्षियों के झुंड यमुना को छूते हुए घर को वापस लौट रहे हैं। घाट पर उपस्थित हैं सैकड़ों श्रद्धालु, कुछ हाथ में शंख और दीपक लिए आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ मंत्र पढ़कर यमुना में डुबकी लगा रहे हैं, कुछ समाधि में बैठे ध्यान में लीन हैं और बाकी सेल्फी स्टिक हाथ में लिए मोमेंट को मेमोरेबल बना रहे हैं। घाट पर ढेर सारे नटखट बंदर भी घूम रहे हैं, जो श्रद्धालुओं से प्रसाद छीनने की फिराक में हैं। और उनसे भी ज्यादा नटखट हैं वो फर्जी पुरोहित, जो श्रद्धालुओं के पीछे क्रेडिट कार्ड सेल्समैन की तरह लेकर पड़ गए हैं। संपूर्ण घाट छोटे छोटे प्राचीन मंदिरों से परिपूर्ण है। इस अलौकिक नजारे में फिर भी कोई कमी रह गई है तो उसे शीतल हवा के झोंके पूरा कर दे रहे हैं। ये नजारा देखकर युग सोचने लगता है, जी करता है संन्यास लेकर यहीं बस जाऊं। अचानक कोई उसके कान में फुसफुसाता है, अभी नहीं, वो समय भी आएगा। युग चौंक कर अपने चारों ओर देखता है, किसने बोला ये? मगर उसे नहीं पता चल पाता कि ये फिल्मी हरकत किसने की है। युग की नजर पास लगे एक ASI के बोर्ड पर पड़ती है और वो उसे पढ़ने लग जाता है। विश्राम घाट मथुरा का सबसे प्रसिद्ध घाट है और 24 छोटे छोटे घाट से घिरा हुआ है। श्री कृष्ण ने दुष्ट राजा और अपने मामा कंस का वध करने के बाद यहीं पर आकर विश्राम किया था, तभी इसका नाम विश्राम घाट पड़ा है। मथुरा के धार्मिक स्थलों की परिक्रमा यहीं से शुरू होती है और यहीं पर आकर होती है खत्म। अगर मन में सच्ची आस्था हो और हो श्री कृष्ण के लिए सच्ची श्रद्धा, तो इस घाट में डुबकी लगाने मात्र से ही जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वाह क्या बात है, जय श्री कृष्णा। ठीक तभी आरती शुरू हो जाती है और पूरा घाट एक अद्भुत अलौकिक परलोक में परिवर्तित हो जाता है। दिव्य मंत्रों की जाप से, शंख और घंटियों की गूंज से, प्रार्थना के संगीत से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। बड़े बड़े दीपक से यमुना की आरती उतारी जाती है। श्रद्धालु पान के पत्ते पर दिया रखकर यमुना में छोड़ने लगते हैं। युग अपने माँ बाबा को यमुना में डुबकी लगाते देखता है। वो उनके पास जाता है और खुद भी डुबकी लगाता है और आंखें बंद कर हाथ जोड़े श्री कृष्ण की स्तुति करने लग जाता है। आरती समाप्त हो चुकी है। दीपक की पवित्र अग्नि पर हाथ फेरकर आशीर्वाद लेने के बाद युग एक शांत कोना देखकर बैठ जाता है और उसके माँ बाबा नाव में यमुना की सैर करने चले जाते हैं। कहीं से एक पिद्दी सा नटखट बंदर युग के पास आता है और उसे प्रसाद का केला पकड़ाकर चला जाता है। युग आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखों से बंदर का पीछा करने लगता है। बंदर दूर बैठे एक वैष्णव साधु के पास जाता है और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी से झूलने लगता है। ये देखकर युग को हंसी आ जाती है। युग उठकर उन साधु बाबा के पास जाता है और उनका आशीर्वाद लेकर वहीं बैठ जाता है। साधु बाबा ने केसरी रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और अपने माथे पर
यू के आकार का तिलक लगाया हुआ है। उनके चेहरे पर असीम शांति का वास है। उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। युग उनसे पूछता है, बाबा, क्या सच में इस घाट में डुबकी लगाने पर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है? साधु बाबा बड़ी विनम्रता से युग से पूछते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या आपको विश्वास है आज डुबकी लगाने के बाद आपको इस चक्र से मुक्ति मिल गई है? हरे कृष्ण, युग बोलता है, पता नहीं इतनी आसानी से आजकल क्या मिलता है। साधु बाबा हंसते हुए बोलते हैं, जब आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि अब आपको मुक्ति मिल सकती है, फिर डुबकी लगाते ही मुक्ति भी मिल जाएगी। हरे कृष्ण, युग पूछता है, और ये विश्वास मुझे कैसे और कब होगा बाबा? साधु बाबा कहते हैं, बस धर्म का पालन करते हुए ईश्वर के दिए हुए कार्य को करते जाओ, विश्वास अपने आप आ जाएगा। डुबकी लगाए बिना ही मुक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्ण। युग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब? बाबा आशीर्वाद में दोनों हाथ उठाकर बोलते हैं, जस्ट फॉलो योर धर्मा एंड डू योर कर्मा एंड एट द राइट टाइम यू विल फाइंड योर मोक्षा, यू विल फाइंड योर निर्वाण। हरे कृष्ण। वहां से मीलों दूर एक खंडहर बन गए कारखाने में एक छोटी सी बच्ची बिलख बिलख कर रो रही है। लड़की एक चेयर से बंधी हुई है और उसके सामने एक वीडियो कैमरा रखा है। कैमरे के पीछे एक बड़ा सा आदमी लंबा ओवरकोट और मास्क पहने खड़ा है। उसके एक इशारा करते ही वो लड़की खौफ खाकर कैमरे में बोलने लगती है, मम्मी, डैडी, मैं आपकी बेटी जूही बोल रही हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आगे की लाइंस लड़की को याद नहीं आती। वो कैमरा ऑपरेटर को देखकर रोते रोते पूछती है, अंकल, आगे क्या बोलना है? कैमरा ऑपरेटर चीख कर कैमरा बंद कर देता है और लड़की को बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, कल फिर से ट्राई कर लेंगे। जूही खौफ खाकर रोते हुए बोलती है, नहीं अंकल, मुझे और ट्राई नहीं करना, मुझे मम्मा के पास जाना है। कैमरा ऑपरेटर रस्सी खोलकर लड़की को आजाद करता है और उसका हाथ पकड़कर उसको कमरे के बाहर ले जाते हुए बोलता है, हाँ बेटा, हम जल्दी ही आपको आपके मम्मी पापा के पास भेज देंगे। लड़की पूछती है, कब अंकल? कैमरा ऑपरेटर कहता है, जब आप अपनी लाइंस ठीक से बोलने लगेंगे। ये सुनकर लड़की नहीं बोलते हुए और जोर से रोने लगती है। दोनों एक विशाल लोहे के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। कैमरा ऑपरेटर दरवाजा खोलता है और जूही को अंदर भेज देता है। हम चंद सेकंड्स के लिए अंदर का नजारा देख पाते हैं। अंदर जूही जैसे और सैकड़ों बच्चे हैं। कैमरा ऑपरेटर दरवाजा लॉक करके अपने दफ्तर में आता है और अपना मास्क हटाता है। तब हमें एहसास होता है कि ये तो शमशेर भाई है। तभी बिच्छू भाई वहां भागा भागा आता है और बोलता है, शमशेर भाई, एक अच्छी खबर है। शमशेर भाई कहता है, क्या? बिच्छू बोलता है, अपना एक पंटर है रोशन, यही पिछले महीने ही ज्वाइन किया है, अच्छा लड़का है। शमशेर बोलता है, तो? बिच्छू कहता है, उसकी छोटी अम्मी की खाला ताजगंज के हाजपुरा बस्ती में रहती हैं। शमशेर भाई बोलता है, बिच्छू, पॉइंट पर आओ। रुकिए भाई, मैं दिखाता हूँ। बिच्छू अपने फोन में एक वीडियो चलाकर शमशेर भाई को दिखाने लगता है और बोलता है, ये देखिए, खुद डीसीपी इनाम दे रहे हैं लड़के को। शमशेर भाई कहता है, बिच्छू, एग्जैक्ट पॉइंट। भाई, ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन वो कनोड़िया की लड़की आपके हाथ से निकल गई थी। ये वही लड़का है, नाम है युग। क्या होगा आगे? क्या शमशेर भाई युग तक पहुंच जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।